गद्य में जो पहला पार्ट है कक्षा 11 में वो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो, इसके ये पार्ट जो लिखा है, ये जो निबंध लिखा है, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जीवन परिचय आप पढ़ चुके हैं, साहित्यिक परिचय आप पढ़ चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के महानायक थे, हिंदी गद्य के प्रणेता थे, हिंदी गद्य के जनक थे। उन्होंने हिंदी गद्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी का प्रयोग किया और साथ ही साथ क्या किया कि हिंदी गद्य को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने गद्य के नवीन नवीन लेखकों को परिचय कराया और इसके साथ साथ उन्हें बढ़ावा दिया। अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को समृद्ध करने का कार्य किया। तो हिंदी गद्य का जो प्रथम आपका चैप्टर है भारतवर्षोन्नति कैसे हो, उसके कुछ प्रमुख पैराग्राफ्स और उनकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ जो निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये 1884 ईस्वी में बलिया जनपद के ददरी मेले में दिए गए उनके भाषण का अंश है। अब आप सोचिए 1884 में जो भाषण दिया था वो आज कितना प्रासंगिक है, ये आप देखेंगे। इसमें भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति में उस समय जो बाधक तत्व थे उनका विश्लेषण किया है और भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए सुझाव दिए हैं। इसके लिए उन्होंने नेतृत्व क्षमता का भाव तथा आलस्य को सबसे अधिक कारक बताया है कि भाई जब तक आलस्य हमारे देशवासियों के मन में रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस लेख में धर्म के व्यापक विकास, शिक्षा के व्यापक प्रसार प्रचार, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। अंधविश्वासों, आडंबर एवं कुरीतियों की समाप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना, स्वावलंबन के साथ भारतीयता का भावना से ही भारत के अतीत गौरव को प्राप्त किया जा सकता है। देखो बच्चों, आज 1884 में दिया हुआ भाषण जो है उतना प्रासंगिक बिल्कुल नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। चूँकि जिस समय ये लिखा गया था उस समय भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। पूरा का पूरा जो हमारा देश है वो एक मकड़ जाल में फंसा हुआ था। लेकिन आज हमें आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं, तो उस चीज़ को, हालांकि प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती और लेखक ने जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्हें आज भी हमें जानना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहता है लेखक इसमें कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि चुप साधे रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजे को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घिरे रहते हैं, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में अपना समय निकल गया। कुछ समय बचा भी तो उनकी क्या गरज है कि हम गरीब कंधे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। तो इन पंक्तियों में जो लेखक है वो देखिए उसने 2-3 बातें महत्वपूर्ण की है। पहली बात तो इन्होंने कही है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें व्याख्या में आप लिखेंगे, क्योंकि अब आप 11वीं क्लास में आ गए हैं। कक्षा 10 में पैटर्न अलग था, यहाँ पर पैटर्न अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे आगे की बात आपको करनी है। मान लीजिए यही लाइन आ जाती है, ये पैराग्राफ आ गया और इसमें ये अंडरलाइन होकर आ गया कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इतना आ गया कि भाई इसकी व्याख्या करनी है। तो रेल की गाड़ी में यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण लेखक है जो बताना चाहता है। पहली बात तो लेखक ये बताना चाहता है कि जो रेल की गाड़ी है
वो बिना इंजन के नहीं चल सकती। अर्थ क्या है कि अगर हिंदुस्तानी जनता की हम बात करें तो इन्हें कोई ना कोई सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। ये अपने आप से नेतृत्व विहीन होकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपने देखा भी होगा, जब जब हमारे देश ने प्रगति की है कोई ना कोई अच्छा नेता जो है हमारे समक्ष रहा, और जब जब हमारे पास अच्छा नेतृत्व नहीं रहा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सका। तो एक तो यहाँ पर वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि नेतृत्व के विकास पर बल दिया गया है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है यहाँ पर कि रेल की गाड़ी में जैसे अनेक प्रकार के डिब्बे होते हैं, कोई फर्स्ट एसी होता है, कोई सेकंड एसी होता है, कोई थर्ड एसी होता है, कोई स्लीपर होता है, कोई जनरल क्लास होता है। आपने देखा होगा इन सभी जो क्लास होती हैं इनके अलग अलग टिकट होते हैं, अलग अलग पैसे होते हैं। सबसे सस्ता जनरल क्लास है, उससे महंगा स्लीपर क्लास है, उससे महंगा थर्ड एसी है, उससे महंगा सेकंड एसी है, उससे महंगा फर्स्ट एसी है, और एक और उससे ऊपर की कैटेगरी भी आती है। तो यानी कि क्या मतलब है कि एक ही ट्रेन है, एक ही समय पर रवाना होगी, एक ही जगह जा रही है, लेकिन उसमें सुविधाओं की दृष्टि से जो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ऐसे ही हमारा देश भी है। इसमें कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ उच्च मध्यम वर्ग के हैं, और बहुत थोड़े से कैसे हैं जो उच्च वर्ग के हैं। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हमारा देश जो है अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है, तो हम किस तरीके से प्रगति करेंगे ये हमें देखना होगा। इसके बाद लेखक कहता है, बस वही मिसाल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। लेखक यहाँ पर व्यथा बता रहा है गरीब आदमी की कि उसके लिए कोई भी सहारा नहीं है। अर्थात जो सरकारी हाकिम है वो क्या करते हैं कि वो गरीब लोगों से बात करना नहीं चाहते, जब तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी काम नहीं होगा। आगे क्या कहता है, पहले भी हम जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है। क्या कहते हैं कि निकम्मापन नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर। हमारे नेतृत्व में अगर निकम्मापन होगा तो हम कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे, हम अपने देश की प्रगति नहीं कर पाएंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में।